पता चल गया था कि या इन्होंने वजीराबाद और या गुजरात में प्लान किया हुआ था मुझे मारने का, और तो वो इसकी मैं तफसील आपको बाद में बताऊंगा। इससे पहले मैं सिर्फ अपनी कौम के सामने इवेंट्स रखना चाहता हूं जो पिछले 6 महीने में हुए हैं। ये जरूर आपको समझना है कि इस कौम से हुआ क्या है। मार्च 6 या 7 को मुरासलात है। डोनाल्ड लू एक अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुक्म करता है पाकिस्तान एम्बेसडर को, बल्कि उसको धमकी देता है कि अगर इमरान खान को ना हटाया तो पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और अगर हटा दिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगले दिन और नो कॉन्फिडेंस मोशन, अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाई जाती है असेंबली में, और देखते देखते सारे हमारे लोग, एक मंडी लगती है सिंध हाउस में, और लोग बैठना शुरू हो जाते हैं। ये याद रखें कि गवर्नमेंट कभी हारती नहीं है नो कॉन्फिडेंस। वो क्यों नहीं हारती? क्योंकि गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट के वसाइल होते हैं, हमारे पास गवर्नमेंट का पैसा होता है। हम चाहते तो मंडी लगी हुई थी ना, वो 20 करोड़ 25 करोड़ ऑफर कर रहे थे, हम ज्यादा पैसे दे देते। गवर्नमेंट का पैसा था जो पहले होता रहा है, और ये जो पैसा इन्होंने इस्तेमाल किया ये भी चोरी का पैसा था। ये कोई डिक्लेयर्ड पैसा तो नहीं था, ब्लैक का पैसा था, या इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा खर्च किया तो इन्होंने खरीद लिए लोग। हमने प्रिंसिपल फैसला किया कि हम इस ऑक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट का पैसा इस्तेमाल करते हैं तो हम लोगों का पैसा, अवाम का पैसा चोरी करते हैं, जो अवाम की उनका हक है। गवर्नमेंट गिर जाती है। सारे समझते हैं कि जनाब अब तहरीक इंसाफ की कब्र खुद गई है, इमरान खान हमेशा के लिए गया और मिठाई बटेगी। लेकिन पाकिस्तानी कौम वो करती है जो उसने कभी पहले किया ही नहीं। तो 10 तारीख को, और मैं आपको खुद कह रहा हूं 10 अप्रैल को, मैं खुद ही हैरान कि जो शाम को सीन्स देखे, जो लोग सड़कों के ऊपर आए, जिस तरह लोग निकले, मैं बुशरा बेगम के साथ बैठा था, तो हम खुद हैरान रह गए कि हुआ क्या है। हुआ ये कि यहां 90 की दिहाई में 2 हुकूमतें करप्शन में निकाली गई। जब वो करप्शन में जाती थी और एस्टेब्लिशमेंट निकालती थी, लोग मिठाई बांटते थे। फिर जनरल मुशर्रफ आ गया, 2 दफा करप्शन में गवर्नमेंट्स को ना, कि वो खुद उसने मार्शल लॉ लगा दिया, लोगों ने मिठाइयां बांटी, लोग उनकी करप्शन से तंग थे, उन 2 जमातों की। उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने उनको एनआरओ दे दिया, वो वापस आ गए। फैसला जनरल मुशर्रफ ने किया एनआरओ देने का, जब उसके पास राइट ही नहीं था कि अवाम का पैसा, करप्शन का मतलब होता है अवाम का पैसा चोरी होना, तो अवाम का पैसा चोरी होगा, जनरल मुशर्रफ माफ कर देता है उनको, वो आ जाते हैं। और 10 साल 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा बढ़ता है। करप्शन केसेस उन्हीं दौर में इनके बनते हैं। ये जो अब एनआरओ ले रहे हैं 2, ये 95% करप्शन केसेस उस 10 साल के बने हुए थे। 4 गुना पाकिस्तान में कर्जा बढ़ जाता है। मुझे लोग वोट देते हैं इसलिए कि लोग इनसे तंग थे। और उसके बाद वही एस्टैब्लिशमेंट फैसला करती है कि अब चेंज की वक्त आ गया, और वो इनको वापस ले आती है, और यही कॉन्स्पिरेसी होती है बाहर, एक बैरूनी कॉन्स्पिरेसी अंदर, और यह फैसला हो जाता है। कहते हैं जी हम न्यूट्रल हो गए हैं। न्यूट्रल का कोई भी मतलब ले लें, मतलब तो यह है कि उन्होंने पता था कि साजिश हो रही है, रास्ता नहीं रोका, ये आ जाते हैं। अब होता क्या है, एस्टैब्लिशमेंट को इस मुल्क में आदत पड़ गई थी कि जिधर वो लोगों को धकेलेंगे लोग उधर चले जाएंगे। जब वो चेंजेस लेके आते हैं मिठाइयां बढ़ती हैं। एस्टैब्लिशमेंट को आदत थी। उनको एक धचका पड़ा कि इस बारी पाकिस्तानी कौम ने फैसला किया कि नहीं, ये जो 30 साल से मुल्क को चोरी कर रहे हैं, हम इनके साथ नहीं जाना चाहते, और इसलिए वो पब्लिक सड़कों पे आ गई। मैंने अवाम से मैं उठा हुआ हूं। मैंने तो कोई बड़ी किसी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के अंदर मेरी पार्टी तो नहीं बनी थी, जिस तरह नवाज शरीफ बना था या जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो बना था। मैं तो
22 साल स्ट्रगल करके अवाम से ऊपर आया था, तो मैंने तो अवाम में वापस जाना था। और अवाम ने जिस तरह मैं क्या कहूं, मेरी पजीराई की, जिस तरह उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, मैं तो खुद ही उस पर भी हैरान रह गया। गर्मी की इंतहा, यानी इस बारी अप्रैल और मई दुनिया में कहते हैं कि पाकिस्तान सबसे गर्म मुल्क था, इतनी गर्मी थी, और एक से एक बड़ा जलसा पब्लिक ने आना शुरू हो गया। हमने लॉन्ग मार्च अनाउंस की 25 मई को। जब हमने लॉन्ग मार्च अनाउंस की तो इन्होंने 3 लॉन्ग मार्चेस हमारे खिलाफ की। हमने समझा कि आईन और कानून हमें इजाजत देता है, हमने इनको कहीं रोका नहीं था, हमने इनको इजाजत दे दी, तो ये भी हमें आने देंगे। इन्होंने जो तशद्दुद किया, जो लोगों के घरों में 2-2 दिन पहले रातों के 3 बजे जाके इन्होंने जिस तरह का तशद्दुद किया, ना चादर ना चार दीवारी, लोगों को उठा उठा के लोगों को जेलों में डाला। किस वजह से? उसके बाद इन्होंने जब वो पुरअमन एहतजाज हुआ वहां इस्लामाबाद में, उनके ऊपर शेलिंग, फैमिलीज निकली हुई हैं, उनके ऊपर उन्होंने शेलिंग की। और हम हैरान कि क्या इनके लिए जायज है लॉन्ग मार्च और हमारे लिए नहीं है? ऊपर से पहले आप बैरूनी साजिश के तहत आए, फिर सारे चोरों को ऊपर बैठा दें, हम एहतजाज करें तो हमें भेड़ बकरियों की तरह डंडे मारे। तो उसके बाद इन्होंने समझा कि पार्टी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, मम्मी डैडी पार्टी है, यहां तो औरतें बच्चे आते हैं, तो इन्होंने समझा कि खत्म हो जाएगी। और ये समझे नहीं पाकिस्तानी कौम को, क्योंकि बंद कमरों में जब फैसले होते हैं आपको नहीं पता कि ग्राउंड के ऊपर क्या हो रहा होता है। जो इंफॉर्मेशन ये लेते हैं, अगर इनकी इंफॉर्मेशन ये करेक्ट होती तो इस मुल्क में इतने ज्यादा हादसे ना हुए होते। इंफॉर्मेशन किधर से आती है, ग्राउंड का सिचुएशन नहीं पता। जब देख रहे हैं कि पब्लिक निकली हुई है और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इनको, कौम नजर आ रहा है कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट को रिजेक्ट कर रही है, बजाय वो साइंस देखने के लिए जिस तरह भेड़ बकरियों को मार मार के सीधे नहीं करते, वो शुरू हो गया करना। बाय इलेक्शन आया 17 जुलाई को। 17 जुलाई के बाय इलेक्शन में सारी गवर्नमेंट की मशीनरी इस्तेमाल हुई। इलेक्शन कमीशन ने हर किस्म की धांधली की इनके लिए। ईवीएम मशीन उसने इसलिए नहीं आने दी क्योंकि इन दोनों पार्टीज ने जाली वोट्स रजिस्टर करवाई हुई हैं हर हल्के में। नहीं तो कॉमन सेंस है कि सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। जो 2015 के अंदर जो जुडिशल कमीशन बैठी थी धांधली पे, उसमें एक चीज वाज़ेह होगी कि अगर आप ईवीएम मशीन ले आए तो 90% धांधली खत्म हो जाती है। इन्होंने जान के नहीं आने दी, इस इलेक्शन कमीशन ने रोका। इन दोनों पार्टीज, इन्होंने मुखालफत की और हैंडलर्स ने मुखालफत की, क्योंकि मैनिपुलेट नहीं हो सकते इलेक्शन। उसके बाद बटन दबाओ तो रिजल्ट आ जाता है। हम हैरान, हम चाह रहे फ्री एंड फेयर इलेक्शन। पहली दफा गवर्नमेंट ने कोशिश की और इन्होंने अपोज किया। उसके बावजूद पीटीआई स्वीप कर जाती है, तहरीक इंसाफ जीत जाती है, सारे दंग रह जाते। फिर भी साइंस नहीं पड़े कि कौन किधर खड़ी है। उसके बाद मजीद और प्रेशर, धमकियां, और उसके बाद क्या होता है कि एक चेंज होता है, एक हैंडलर आ जाता है इस्लामाबाद, फैसल, जनरल फैसल, मेजर जनरल फैसल। वो कह के आता है कि मैं अब तुम्हें बताऊंगा कि मैं कैसे इनको सीधा करता हूं। और सख्तियां शुरू हो जाती हैं। जो तहरीक इंसाफ के लिए मीडिया कवर कर रहा है उनके लिए सख्तियां, जो तहरीक इंसाफ को फेवर कर रहा है उनके ऊपर सख्तियां। हमारे मेंबर्स को अप्रोच किया जा रहा होता है कि आप हमारे एमपीज को, ये जरा सुने, एमपीज को डराया धमकाया जा रहा है कि इसको छोड़ो इमरान खान को। क्या डराया धमकाया जा रहा है कि हमारे पास हमारी करप्शन केसेस है। अगर वो नहीं मिल रहा है तो हमारे पास वीडियोज हैं, आपकी गंदी वीडियोज हैं, वो हम तो ब्लैकमेल करने के लिए। ये तमाशा हो रहा पाकिस्तान में कि हमारी अपनी एजेंसीज अपनी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलने नहीं दे रही और ये इस्तेमाल कर रही है। बजाय रियलाइज करें कि आपने गलती कर दी है। लोग चोर नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद एक गलती को दोहराते जा रहे हैं और
फोर्स करते जा रहे हैं लोगों को, धमकियां आनी शुरू हो गई। मुझे तब पता चला कि मेरे ऊपर एक इन्होंने प्लान बनाया, क्योंकि अब अच्छा, फिर इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो। फॉरेन फंडिंग केस, पता चला वो फॉरेन फंडिंग ही नहीं है, उसको हमें लटकाया कि फॉरेन फंडिंग में अब पार्टी जाएगी, पता चला वो प्रोहिबिटिव फंडिंग है, उसके अंदर पार्टी डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकती। उधर से चेंज करके तोशा खाना आ गए। तोशा खाना का सारा रिकॉर्ड तोशा खाना के अंदर पड़ा है, जो चीज भी है वो उसके अंदर पड़ी है, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है चोरी की। अगर आप है तो वो एकदम पकड़े जाती है। तोशा खाना केस चला गया, उसमें जी अब तोशा खाना में डिस्क्वालीफाई कर देता है। वो वकील जाके उससे पूछ रहा है कि किस बेसिस पे एक इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई कर दी। क्यों जी? वो वहां नवाज शरीफ का हुक्म आया हुआ है कि इमरान खान को हमें इकट्ठा लेवल प्लेइंग फील्ड दो। वो आदमी जो अरबों रुपया इस मुल्क का चोरी करके बाहर लेके जाता है, जो हुदैबा पेपर मिल्क, ये हुदैबा पेपर मिल्क समझ लें, इसहाक डार ने जज के सामने अपनी फ्री विल से स्टेटमेंट दी है, जिसको सेक्शन 164 कहते हैं। 164 बयान जो है वो जेल में नहीं दिया जाता, वो आप जज के सामने जाके कन्फेस करते हैं कि ये मैंने किया है। तो ये 25 अप्रैल 2000 में इसहाक डार वहां बयान देता है कि मैं शरीफ खानदान के लिए पैसे चोरी, इनके चोरी का पैसा मनी लॉन्ड्र करता हूं इंग्लैंड। वहां काजी फैमिली के बेनामी अकाउंट्स खोले जाते हैं, शरीफ फैमिली का वहां से, और फिर रेमिटेंसेस दिखा के पाकिस्तान आता है और शरीफ फैमिली के अंदर चला जाता है। यानी सीधी सीधी चोरी। हुदैबा पेपर मिल्क में एनआरओ मिल जाता है, डिस्पाइट के वो इसहाक डार कह रहा है कि मैं कन्फेस कर रहा है कि मैं मनी लॉन्ड्रर हूं शरीफ खानदान का, और इनको बता रहा है कि करप्ट है, एनआरओ मिल जाता है। वो नवाज शरीफ जो कि फिर एवंसफील्ड अपार्टमेंट उसकी पैनामा पेपर्स के अंदर पकड़ी जाती है, तस्लीम कर देता है हमारी है। अब पैसा किधर से आया वो बता नहीं सकते, कभी कतरी खाता आ जाता है, फिर एक कोई फेक डीड आ जाती है, ट्रस्ट डीड, वो क्लेबरी फॉन्ट वाली, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आज तक एक डॉक्यूमेंट नहीं बताई कि लंदन के सबसे महंगे इलाके में 4 अपार्टमेंट्स आपकी, जो आप तस्लीम कर रहे हैं हमारी हैं, और कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान को और मुझे एक ही तरह लेवल प्लेइंग फील्ड दो। इमरान खान ने अपने लंदन का फ्लैट 34-35 साल पहले लिया, क्रिकेट खेलता था इंटरनेशनल, अदालत ने जब मांगा सारा रिकॉर्ड दिया। रिकॉर्ड का मतलब कि एक 40-40 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाए गए, किधर से पैसा आया, कैसे फ्लैट खरीदा, बेचा कितने का, मनी ट्रेल पाकिस्तान बैंकों के थ्रू पैसा आया। और मुझे उससे कंपेयर कर रहा है जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बाहर रखी हुई हैं, बेटों की प्रॉपर्टी बाहर है, वो बेटा अलहदा, वो जो हसन शरीफ बता ही नहीं सकता कि 9-10 अरब के घर किधर से आया, और वो कह रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड। तो लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है कि इलेक्शन कमीशन अब मुझे डिस्क्वालीफाई करे, और वो डिस्क्वालीफाई करे तोशा खाना केस। अब को 8 दफा इलेक्शन ने हमारे पीटीआई के खिलाफ फैसला दिया, 8 दफा हम अदालत में गए हैं, और 8 दफा अदालत ने ओवरटर्न किया इलेक्शन कमीशन का फैसला। अब हम फिर अदालत में जाएंगे, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसको इतनी शर्मिंदगी होगी, और इसमें शर्म नहीं है इस इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि ये नून लीग के घर, नवाज शरीफ के घर का नौकर है, और भी हैंडल होता है पीछे से। ये बिल्कुल ये इसके ऊपर मैं फिर केस करूंगा, हर्जाना करूंगा इसके ऊपर, क्योंकि इसके मेरे पर गलत इल्जाम लगाया। और फिर एफआईए केसेस कर रही है। एक पॉलिटिकल पार्टी जिसने लीगल फंड रेजिंग की है पाकिस्तान में, वो तहरीक इंसाफ है। 40,000 का हमारा डेटाबेस है, किसी पार्टी के पास है ही नहीं, इनके पास कोई डेटाबेस ही नहीं है। अच्छा, वो इनसे पूछ ही नहीं रहा कि किधर से आपने पैसे इकट्ठे किए, जिस पार्टी ने पैसे इकट्ठे किए उनसे पूछ रहा है। अच्छा, वो जवाब भी दे रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं कि जिन्होंने 10-10 साल पहले पैसे दिए थे पीटीआई को, उनको एफआईए कांटेक्ट करके उनको हरास कर रही है।
ताकि पीटीआई के जो डोनर्स हैं वो भाग जाए पीटीआई से, कि पैसा ना इकट्ठा कर सके पीटीआई। वो पार्टी जो पब्लिक से पैसा जो सारी दुनिया में होता है, उस पार्टी को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो दो पार्टीज बता ही नहीं सकती कि पैसा किधर से इकट्ठा करते हैं, और इसका वर्ड है क्रोनी कैपिटलिज्म। ये पहले बिजनेसमैन के साथ बिजनेस करते हैं और फिर उनसे फिर उनको पैसे, उनको मौका देते हैं पैसे बनाने का, फिर उनके साथ या प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं और फिर उन्हीं से डोनेशंस ले लेते हैं। इनके पास तो डोनर बेसिक कोई नहीं है। हम क्यों फैसले कर सकते हैं पब्लिक के लिए? हम क्यों बड़े बड़े माफियाज के खिलाफ खड़े हुए, जिस तरह शुगर माफिया? क्योंकि हमारे पास पब्लिक का डोनर बेस है, हम पब्लिक से पैसे इकट्ठे करते हैं, इसलिए हम पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए खड़े हो सकते हैं। ये है छोटी सी एलीट इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए माफियाज के साथ आई। तो FIA हमारा नुकसान पहुंचा रही है हमें, कि हमारे केसेस हमारे, ताकि हमारे डोनर्स भाग जाए। उसके अलावा इन्होंने सहाफियों से क्या किया? जब से ये आए फैसल, जनरल फैसल, मेजर जनरल, जो सहाफियों से किया इन्होंने, ये पाकिस्तान, मुशर्रफ के मार्शल लॉ मुझे याद है, मुझे उसने जेल में डाला, लेकिन मुशर्रफ का मार्शल लॉ लिबरल था। इसके मुकाबले में जो आजकल हो रहा है, जो सहाफियों से हो रहा है, जो इमरान रियाज, उसको पकड़ के जेल में, फिर याज अमीर उसको मार पटवाई, जलील करवाया, समी इब्राहिम सीनियर रिस्पेक्टेड लोग, उसको गुलाम हुसैन तकरीबन 80 साल का, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। और जो अरशद शरीफ से किया, यानी ये कौम कभी माफ ही नहीं करेगी उन लोगों को जिन्होंने अरशद शरीफ मेरी नजर में पाकिस्तान का नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था और नंबर 1 क्रेडिबिलिटी थी। सबको पता था कि ये बिकता नहीं है, सबको पता था इसका खौफ किसी से नहीं है। उससे जो किया है, मुल्क से बाहर भाग, मुझे पता है उसके पीछे कौन पड़ा हुआ था। अरशद शरीफ के घर वालों को पता है कि कौन पड़ा हुआ था उसके पीछे, सहाफियों को पता है कि कौन उसके पीछे पड़ा हुआ था, कि क्यों उसको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, और फिर क्यों वो दुबई से आगे जाना पड़ा उसको। सबको पता है कि कौन पीछे पड़ा हुआ था उसके। और जो उसकी शहादत हुई, ये इस मुल्क की तारीख का मैं समझता हूं अफसोसनाक मोड़ है, कि जितनी सहाफत ऊपर चली जाती है, माशरे को वो लिफ्ट कर देती है, माशरे के वैल्यूज लिफ्ट कर देती है, माशरे को अमर बिल मरूफ पे लगा देती है। ये सहाफियों का काम होता है, मोरालिटी माशरे की रेज करें। और जिधर कौन आजकल फेवरेट्स बने हुए हैं? लिफाफे, जो ज़मीर बेचने वाले सहाफी, जिनकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। आप सिर्फ ये देख लें कि किन लोगों की आज व्यूअरशिप ऊपर है और किन की नीचे है, आपको पता चल जाएगा अवाम किधर खड़ी। अवाम बेवकूफ नहीं है। ये जो अवाम आपको बार बार मैसेजेस बता रही है कि वो एक अब्राहम लिंकन की सेइंग है कि यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। थोड़ा वक्त सबको पागल बना सकते हैं, सारा वक्त कभी कोई इंसान नहीं, माशरा पागल नहीं बन सकता। तो लोगों को पता है क्या हो रहा है और लोग बता रहे हैं। फिर इलेक्शन हुआ, बाय इलेक्शन हुआ हमारा, 9 सीटों पे मैं खड़ा हुआ, सिर्फ एक पॉइंट बताने के लिए कि अवाम किधर खड़ी है। 9 सीटों में से 8 जीता। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, दुनिया में कभी एक पार्लियामेंटेरियन 12 सीटें नहीं एक असेंबली में जीता। फिर अवाम बता रही है वो किधर खड़े हैं, लेकिन नहीं, अवाम की नहीं सुननी। किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो, किसी तरह इसके ऊपर केसेस बनाओ, किसी तरह इसको गंदा करो, इसके ऊपर मड स्लिंगिंग करवाओ, इसको साबित करो कि ये भी बाकियों की तरह है, और ये साबित करो कि जनाब यहां पॉलिटिशियंस ये तो सारे एक ही तरह के हैं और जो भी फैसला होगा वो पीछे बैठ के हैंडल्स करेंगे। लेकिन जब इन्होंने देखा जलसे रिकॉर्ड, मैं पता नहीं 60-70 कितने जलसे कर बैठा हूं, मैंने कभी पाकिस्तानी कौम को ऐसे नहीं निकलते देखा। इलेक्शन रिजल्ट्स आपके सामने हैं। इन्होंने फैसला किया, और फैसला पहले किया मुझे मरवाने का।
4 लोगों ने बंद कमरे में फैसला किया मुझे मरवाने का। मैं टीवी पे जाके लोगों को बताया कि उन्होंने फैसला किया। मैंने वीडियो बनाई, 4 लोगों के नाम मैंने दिए, मैंने वीडियो बाहर रखी हुई है कि अगर मुझे कुछ हुआ ये वीडियो रिलीज करेंगे, ताकि ये 4 लोग ये ना हो कि यहाँ हमेशा कोई मर जाता है तो उसका कोई पूछता नहीं है बाद में। तो मैं कहता कि कौम को, दुनिया को पता हो, मेरे मुल्क को पता हो कि किसने ये किया है। उसके बाद ये फैसला, ये बंद कमरों में कि इसको अब किसी तरह इमरान खान को मारो। अच्छा, और मुझे खबरें किधर से आती है, अब मैं ये भी आपको बता दूं कि मुझे कैसे पता चलता है। एक तो मैं गवर्नमेंट में 3.5 साल रहा, मेरी रिलेशनशिप्स हैं, इदारों के अंदर लोगों को मैं जानता हूँ, एजेंसीज के अंदर लोगों को मैं जानता हूँ। वैसे जो इदारों के अंदर, सारे इदारों के अंदर जो बाहरी अक्सरियत है वो सब मुतनफर है जो हो रहा है पाकिस्तान के साथ, जो इन्होंने 6 महीने में किया मुल्क के साथ, जो महंगाई के अंदर लोगों के हालात हैं, माइशत नीचे जा रही है, इंडस्ट्री नीचे जा रही है, एक्सपोर्ट्स नीचे जा रही है, टैक्स कलेक्शन नीचे जा रहा है, रेमिटेंसेस नीचे जा रही है। जो किसान है, जो रिकॉर्ड हमारी 17 साल में ग्रोथ रेट थी एग्रीकल्चर में, ज़राअत में 4.5%, वो आज नीचे चले गए हैं। तो लोग इनसे तंग हैं और लोग मुझे बताते हैं कि ये क्या साजिशें चल रही हैं। तो दूसरी इन्होंने साजिश क्या की, इन्होंने, और इसके ऊपर अब मैं आने लगा हूं, ये जो हुआ, ये जो मुझे ये गोलियां लगी, ये साजिश क्या थी। इन्होंने फैसला किया कि एक ऐसा सलमान तासीर टाइप कत्ल करो इमरान खान को। इसके ऊपर पहले इसे कहो कि जनाब ये इसने मजहब की तौहीन की है या तौहीन रसालत की है। उसके ऊपर कोई इन्होंने टेप्स टूप्स बनाई, उन्होंने वो रिलीज भी की, वो लोग चलाए और वो नून लीग के लोग उसको प्रोजेक्ट करना शुरू हो गए। पता था मुझे कि कौन इसको प्रोजेक्ट कर रहा है। हमें यह इतना आसान है आजकल के ज़माने में पता चलवाना, क्योंकि ये तो डिजिटल वर्ल्ड है, आप पता चलवा सकते हैं किस अकाउंट से चीज़ें प्रोजेक्ट की जा रही हैं। तो ये पहले तो ये प्रोजेक्ट किया गया कि इमरान खान ने दीन की तौहीन की है। उसके बाद प्लान इनका ये था, जो इन्होंने किया इस दिन ये वजीराबाद में, कि कहेंगे जी दीनी इंतहा पसंद इमरान खान को कत्ल कर दिया, जिस तरह सलमान तासीर को किया, क्योंकि इसने कोई मजहब की तौहीन कर दी। ये प्लान बना। मैंने ये प्लान जलसे के अंदर 24 सितंबर को अवाम के सामने रखा, और मैं ये चाहता हूं कि ये बिल्कुल इसी स्क्रिप्ट के ऊपर हुआ जो कि वजीराबाद में हुआ। तो ये पहले जरा मैं चाहता हूं आप सारे ये जरा एक दफा देखें कि ये हुआ क्या था, ये मैंने क्या कहा था 24 सितंबर को। और दूसरी कोशिश कर रहे हैं, पहले से इनका प्लान बना हुआ, मैं आप सबको पहले भी बता चुका हूं। 4 लोगों ने बंद कमरे में फैसला किया मुझे मरवाने का, और वो लोग अभी भी उस साजिश पर लगे हुए हैं। उन्होंने दोनों मरियम जो झूठ बोलने की पीएचडी दोनों के पास है, इनको और जावेद लतीफ को, इन्होंने इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई ऐसी कि इमरान खान खुदा न खास्ता उसने मजहब की तौहीन की है। और फिर इनकी कोशिश है कि इसकी वजह से अगर कोई भी मेरे ऊपर वारदात हो तो कहेंगे जी मजहबी जुलूनी ने कर दिया, कहेंगे कि जी कोई दीनी इंतहा पसंद है इसको मार दिया। ये इनका प्लान है। लेकिन मैं आज आप सबको कह रहा हूं, सारे पाकिस्तान में मैं फिर रहा हूं, मुझे अपनी जान से ज्यादा मुझे पाकिस्तान की आजादी की फिक्र है। 24 सितंबर ये जलसे में मैंने कहा, प्लान का मुझे पता चल गया था। और ये जो वजीराबाद हुआ, अब मैं आपको वजीराबाद पे आता हूं कि ये हुआ क्या। इन्होंने लॉन्ग मार्च, हम जलसे करते हुए हमने लॉन्ग मार्च का फैसला किया। लॉन्ग मार्च से डर गए, पब्लिक इन्होंने देख ली थी कि हमारे साथ हैं।
और इन्हें पता था कि मैंने अब जो गलतियां की थी पिछली बारी, और मुझे पता चल गया था इनका प्लान है, मैंने अब एक और प्लान बनाया हुआ था। और मैं आज, ये अभी एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मार्च का करना क्या है, लेकिन मुझे पता था कि जो अवाम ने निकलना है इस बारी, चाहे ये जितनी मर्जी पुलिस बुला लें, चाहे रेंजर्स बुला लें, चाहे टीयर गैसिंग शेल्स तैयारी कर लें, जब अवाम का समुंदर निकलता है, वो कहते हैं नो पावर कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। जब एक नजरिए का वक्त आ जाता है, उसको कोई नहीं रोक सकता फिर। तो इनको, मुझे पता था कि इस्लामाबाद में, और इंशाल्लाह ये मैं साबित करूंगा, इतनी पब्लिक ने आना है कि इस मुल्क की तारीख में कभी पब्लिक इतनी निकली नहीं है। और वो ये भी खौफजदा थे, हैं बड़े बुज़दिल। आपको पता है करप्ट लोग, दो किस्म के लोग बड़े बुज़दिल होते हैं, एक जालिम और एक करप्ट। ये हमेशा बुज़दिल होते हैं। करप्ट इसलिए कि उन्होंने पैसा बचाना होता है, क्योंकि उन्होंने चोरी का पैसा बनाया होता है। सारा वक्त डर होता है कि कहीं चोरी का पैसा ना चला जाए, और वो फिर उस पैसे को बचाने के लिए हर इंतहा पे जाते हैं। और दूसरे जो जालिम लोग होते हैं, जालिम हमेशा बुज़दिल होता है, क्योंकि वो डरपोक होता है, वो जुल्म करता है लोगों पे। अब 3 लोगों ने ये प्लान बनाया, और मुझे कैसे, अच्छा ये वो 3 लोग नहीं हैं जो 4 लोगों के मैंने नाम पहले बताए थे, जिन्होंने पहले फैसला किया था, जिनके ऊपर मैंने टेप बनाई। ये 3 और हैं। मुझे कैसे पता चला? मुझे फिर अंदर से लोगों ने बताया। एक दिन पहले, वजीराबाद से पहले, इन्होंने जब देखा क्राउड्स बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे क्राउड्स के कभी पाकिस्तान में नजर नहीं, जीटी रोड के ऊपर, इन्होंने प्लान बनाया मुझे मारने का। और यही स्क्रिप्ट, दीनी इंतहा पसंद कुछ करेगा, इमरान खान तो बड़ा दीन के खिलाफ है, इससे तो इस्लाम दुश्मनी कोई नहीं है। ये तो ये प्लान बन गया। और 3 लोगों ने बनाया। सबसे पहले राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह ने क्यों बनाया? क्योंकि राना सनाउल्लाह एक कातिल है। राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ ने जब मॉडल टाउन में वो 12 लोगों को कत्ल किया था और 70 लोगों को गोलियां लगी थी, सबके सामने नहते लोगों के ऊपर गोलियां चलाई थी मॉडल टाउन। वो क्यों चलाई थी? क्योंकि ताहिरुल कादरी ने 1 साल पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के अंदर लॉन्ग मार्च की थी, और ये डरे हुए थे आते साथ ही, क्योंकि उसने कहा मैं फिर करूंगा नून लीग की गवर्नमेंट में। ये डरे हुए थे। इन्होंने वो जो जुल्म किया वहां मॉडल टाउन में, ये दोनों शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह, और ये क्या कहना चाहते थे? ये पैगाम देना चाहते थे, खौफ तारी करना चाहते थे कि कहीं वो इस्लामाबाद ना आ जाए और वो पब्लिक ना निकल आए। तो इन्होंने वहां लोगों को कत्ल किया। ये राना सनाउल्लाह, इसने, याद रखे, लॉन्ग मार्च से बचने के लिए लोग कत्ल करवाए थे मॉडल टाउन के। इसी राना सनाउल्लाह के ऊपर आबिद शेर अली, इनके मिनिस्टर के बाप ने, का 18 कत्ल किए इसने। कब्जा ग्रुप और हर किस्म की 2 नंबर काम करता है फैसलाबाद में, सब फैसलाबाद जानता है इसको। तो इनके, इसके लिए कोई जान, इंसानी जान की अहमियत नहीं है। इनके लिए सिर्फ अपने मकसद और पैसा और चोरी। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ के ऊपर ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट है, या एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। 1990 यानी 1997 में जब चीफ मिनिस्टर था, और 99 तक जब चीफ मिनिस्टर रहा, इसने कोई 900 कत्ल करवाए थे पुलिस मुकाबले में। आबिद बॉक्सर ने टीवी के आप ऊपर आके स्टेटमेंट दी थी कि ये कैसे लोगों को मरवाता था पुलिस मुकाबले में। यही शहबाज शरीफ, जब इसका FIA में 16 अरब जो केस था और 8 अरब का उसमें नैब में, तो जो 16 अरब के केस थे, जो नौकरों के, मुलाजमों के नाम में रमजान शुगर मिल के इन्होंने पैसा लिया और फिर अपने खानदान में बांटा। इन्होंने 5 मुलाजमों को, वो मरे हार्ट अटैक से, 2 आते साथ ही 2 महीने में 5 गवाह मरे। और जो छठा डॉक्टर रिजवान था, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था इनकी
FIA की जिसने इन्वेस्टिगेट किया था ये इनका जो फेक अकाउंट्स और ये जो नौकरों के नाम पे पैसा लिया था, वो भी हार्ट अटैक से मरता है। यहां डॉक्टर बैठे हुए आपको बताएंगे कि एक तरीका होता है इंड्यूस्ड हार्ट अटैक का, पता भी नहीं किसी को चलता क्या हुआ। तो कभी किसी ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि आते साथ ही लोग एकदम 2 महीने में 6 लोग हार्ट अटैक कैसे मर गए। कभी किसी ने ये नहीं इन्वेस्टिगेट किया कि राना सनाउल्लाह के ऊपर जो कोई एक कस्टम ऑफिसर या वो कोई इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन थी, उसने कैसे एकदम खुदकुशी कर ली। उसके बाद ये दो इन्होंने इस प्लान के अंदर ये शामिल हुए और साथ मिल गया इनके मेजर जनरल फैसल क्यों? फैसल इसलिए मिल गया, एक तो डर्टी हैरी के ऊपर वादा करके आया था कि फिक्र ना करो मैं इनको ठीक करता हूं, आप मेरे पे छोड़ दें, मैं इस पार्टी को ठिकाने लगाता हूं। और उस दिन जो मैंने शुरू में बताया कि धमकियां ये वो जो इसने जुल्म करना है, सोशल मीडिया के लोगों को, बच्चों को उठा लें कि तुमने ये क्यों किया, मार के फेंटा फूटा लगा के उनको घर ले आए, घर भेज दें। खौफ फैलाया हुआ कि फिक्र ना करो, जिस तरह हम कोई दुश्मन है, हम कोई बैरूनी लोग हैं जो कि मुल्क के गद्दार हैं, इस तरह ट्रीट किया। तहरीक इंसाफ जो मदद करे ये जनाब फैसल साहब हम करेंगे। और इसने क्या किया, पहले शहबाज गिल, उसको इसने उठाया, टॉर्चर किया, उसको नंगा किया, तस्वीरें खींची, तशद्दुद किया और उसका जो अभी तक वो रिकवर नहीं किया जो उसे किया। उसके बाद वो एक सलमान फारूकी जर्नलिस्ट, उसको पकड़ के वही नंगा करके, जमील फारूकी, उससे वो हुआ। फिर आजम स्वाति से जो हुआ और आजम स्वाति का रिएक्शन जो आया और जो आजम ने खुल के इसका नाम लिया, इससे पहले तो कोई नाम ही डरते हुए जनरल फैसल का नहीं लेता था। आजम स्वाति उस जगह पे पहुंच गया कि उसने कहा कि इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं, जो इन्होंने मुझे जलील किया है। बच्चों, अपनी पोती और पोतों के सामने मारा 75 साल के आदमी को, फिर उसको हवाले किया इन्होंने ये FIA ने हवाले किया इसके जनरल फैसल के लोगों को। इसने फिर उसके ऊपर नंगा करके उसको जलील किया और मारा। आजम स्वाति ने खुल के सामने आ गया, अदालत में जाके चीफ जस्टिस को कह रहा है, सेनेट में, इंटरनेशनली सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान बदनाम हुआ, पाकिस्तान की फौज बदनाम हुई। क्या आया कि जी एक सेनेटर को तशद्दुद किया गया इसलिए कि उसने फौज की तनकीद कर दी, जमहूरियत का मजाक उड़ा सारी दुनिया में। अब वो इशू बैठ नहीं रहा आजम स्वाति का, वो आगे लेके जा रहा है। आजम स्वाति खड़ा हो गया, अदालत में जा रहा है और साथ हमारा अब ये मार्च निकल आई तो फैसल इनके साथ मिल गया। इन 3 ने फैसला किया मुझे कत्ल करने का। और फिर हुआ क्या, अब मैं आपको डिटेल्स देता हूं उस दिन हुआ क्या। उस दिन मैं जब कंटेनर पे था तो एकदम गोलियों का एक बर्स्ट आता है, मेरी टांग पे गोलियां लगती हैं, मैं गिर जाता हूं। और जब मैं गिर रहा होता हूं तो दूसरा बर्स्ट आता है। ये एक बर्स्ट इधर से आता है और दूसरा बर्स्ट आगे से आता है। 2 आदमी थे और जब मैं गिर रहा होता हूं तो मेरे ऊपर से गोलियां जाती हैं। यानी कि अगर ये सिंक्रोनाइज कर देते, मेरे ख्याल में इसमें मैंने बचना ही नहीं था। अगर ये दोनों जो मेरे इन्होंने इकट्ठे अगर मारना था तो उसने इधर से मारना था, तो ये तो जिधर से इसने मारना था इसने बचना ही नहीं था, क्योंकि सामने से मारना था, वो साइड से मारना था। तो जब मैं गिर रहा था तो ऊपर से गोलियां गई और फिर भी क्योंकि मैं गिर गया था, मेरे ख्याल में उसने सोचा होगा, ऊपर जो बैठा हुआ था उसने सोचा कि अब ये मर गया और वो वहां से चला गया। अब जो चीज समझने की है वो ये कि एक तो पकड़ा गया जुनूनी, उसको कहा जी ये तो बड़ा कोई दीनी जुनूनी, कोई इंतहा पसंद है।
ये इंतहा पसंद नहीं है, इसके पीछे पूरा प्लान था। ये प्लान पूरा हम अब अनकवर करेंगे और मैं आपको बताऊं इसके साथ और लोग मुलव्वस हैं और ये प्लान अब का नहीं पहले का बना हुआ है। और वो जो असल लोग हैं जिन्होंने वहां से गोलियां चलाई थी, जिन्होंने असल में इसका फिर भी मैं बच जाता उन्होंने मारना था और ये आदमी और हमें नुकसान पहुंचाता। दो हीरो ना निकल आते, एक तो शहीद मुअज्जम, मैं उसको आज सलाम पेश करता हूं, 2 बच्चों के साथ गया हुआ, वो मेरी और दूसरा इब्तिसाम, जिस तरह उसने पकड़ा और जिस तरह उसकी अगर दिलेरी ना होती तो इसने तो और इसने बस मारने थे तो और तबाही कर सकता था। 11 लोगों को गोलियां लगी और एक हमारा मुअज्जम शहीद हुआ। अब हमने FIR रजिस्टर करने की कोशिश की है, सब डरते हैं क्योंकि कई इदारे ये कानून से ऊपर है। मैं आज जनरल बाजवा से सवाल पूछता हूं कि क्या फौज का वकार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा अगर जो आपकी फौज में काली भेड़ें गलत काम कर रही हैं, जुल्म कर रही हैं, इंसानों पर तशद्दुद कर रही हैं, अगर आप उनके ऊपर एक्शन लेंगे तो फौज का वकार ऊपर जाएगा, लोग इज्जत करेंगे फौज की। लेकिन अगर यह है कि फौज में ऐसे लोग बैठे हैं जो हमें भेड़ बकरियों की तरह समझ रहे हैं, मार धाड़ करके डरा धमका के अगर समझ रहे हैं कि इस तरह फौज का वकार ऊपर चला जाएगा तो नफरतें बढ़ रही हैं। आपके एक मेजर जनरल ने जो मेरे ख्याल में गद्दारी में पकड़ा गया, अमेरिका के लिए गद्दारी कर रहा था, आपने उसको सजा दी, फौज का वकार ऊपर गया, गलत काम कर रहा था। तो क्या ये अब मेजर जनरल फैसल इसकी तफ्तीश होने देंगे आप? और क्या इस मुल्क में अब तफ्तीश हो सकेगी जब जनरल फैसल के ऊपर इल्जाम है, इंटीरियर मिनिस्टर सनाउल्लाह के ऊपर इल्जाम है और तीसरा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के ऊपर इल्जाम है? कैसे तफ्तीश होगी? जब तक ये 3 लोग रिजाइन नहीं करते तफ्तीश होगी कैसे? और इधर मैं जनरल बाजवा आपसे भी फौज के वकार के लिए कह रहा हूं कि ये पाकिस्तानी फौज को नुकसान पहुंचा रहे हैं इस तरह की काली भेड़ें, ये जो समझते हैं कि हम इंसान ही नहीं हैं, भेड़ों को कभी इधर मोड़ दो कभी उधर मोड़ दो, आज वो चोर हैं, कल वो NRO मिल गए तो अच्छे हो गए हैं, आज फिर आप उनको चोर बना देंगे, कल फिर भेड़ी। हम इंसान हैं, इंसानों को जानवरों की तरह ना ट्रीट करें। और इंसान किसी वक्त आके खड़ा हो जाता है और ये कौम खड़ी हो गई है। ये मैं आज आपको बता दूं, 2 रास्ते अब इस कौम के सामने, या एक पुरअमन इनकलाब आएगा और या खूनी इनकलाब आएगा, और तीसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि मैंने 6 महीने में इस कौम को जागते देखा है, कौम खड़ी हो गई है। ये जो शऊर का जिन है ये बोतल से निकला है, ये अंदर नहीं जाने लगा। अब फैसला सिर्फ ये कर लें कि हम पुरअमन तरीके से इस मुल्क के अंदर चेंज लेके आएंगे जो कि बैलेट बॉक्स के जरिए आएगा साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए, या वो जो ईरान में हुआ था होगा, तबाही होगी, जो श्रीलंका में लोग सड़कों पे आ जाएंगे, केओस होगा। ये जमात जिसको इन 3 लोगों ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की और अल्लाह ने बचाया, जिस तरह अभी डॉक्टर फैसल ने कहा कि ये जो गोली मेरी ये इधर ऊपर की टांग पे लगी, वो एक गोली मेरी जो वो असल आर्टरी है उसके नीचे से निकल गई और एक उसके पास आके रुक गई। अगर वो रप्चर हो जाती तो 20 मिनट में इंसान मरता है, 20 मिनट में सारा खून निकल जाता है। अगर तो सीधा हॉस्पिटल ना हो 20 मिनट में मर गया आदमी। तो अल्लाह ने अगर मुझे ये बचाया है, जो मुझे आज जिंदा रखा है, ये सिर्फ अल्लाह का करम है। इन्होंने तो पूरी कोशिश, कोई कसर नहीं छोड़ी थी।
इन्होंने तो एक इधर से और उधर से सामने वाले ने मारना था। और फिर सवाल मैं पूछता हूं, सबसे बड़ी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी, उसके सरबराह, जो वाहिद फेडरल पार्टी रह गई है पाकिस्तान में, ये 2 फैमिली पार्टी सुकड़ के छोटी छोटी पार्टीज रह गई हैं। मैं चैलेंज करके जाऊंगा सिंध में, और इंशाल्लाह ये जरदारी माफिया को सिंध में हरा के दिखाऊंगा आपको। सिंध के लोग इससे तंग हैं, उनको सबसे ज्यादा गुलाम उधर बनाया हुआ है उनको, वो सबसे ज्यादा आजादी तलब कर रहे हैं। और ये शरीफ खानदान, मैं चैलेंज करता हूं, ये किधर किसी सीट पे मेरे से मुकाबला करे। नवाज शरीफ आए, कहते हैं ना उसे आए, इतनी कोशिशें कर रही हैं, एनआरओ सबको दे दिया है, सारे चोरों को, मनी लॉन्ड्रर सारों की ईद हो गई है। किसी, वो कहती है मरियम लेवल प्लेइंग फील्ड, चैलेंज करता हूं किसी सीट पे पंजाब में मेरे से मुकाबला कर ले, क्योंकि पब्लिक चेंज हो गई है। यहां एक जागी हुई कौम है, इनको भेड़ों की तरह ना ट्रीट करें। और चीफ जस्टिस साहब, मैं आपसे मुखातिब हूं, देखें, यह मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। मैं सारी दुनिया फिरा हूं, 70 साल मेरी उम्र है, मैंने मगरबी दुनिया अंदर से देखी हुई है। मैं जब 18 साल का इंग्लैंड गया तो मैंने पहली दफा रूल ऑफ लॉ देखा। मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि हम तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप में बड़े हुए थे यहां 60s में। तो पहली दफा मैंने एक फलाई रियासत देखी, वो क्या होती है, और रूल ऑफ लॉ देखा कि कानून सबके लिए एक बराबर। कोई ताकतवर वहां कानून के ऊपर नहीं था, कोई वहां कब्जा ग्रुप नहीं थे। उनकी अदालतें उनको उन कमजोर की हिफाजत करती हैं। वहां अगर आपके पास पैसे नहीं है, लीगल एड देती हैं कि एक आम आदमी जाके अदालत में केस लड़ सके। वहां किसी की जुर्रत नहीं है, किसी ताकतवर की जुर्रत नहीं है किसी पर जुल्म करे। इसलिए वो कामयाब माशरे हैं, इसलिए वहां खुशहाली है। मेरे सामने मेरी जिंदगी में देखते देखते सिंगापुर, जो एक पाकिस्तान का मुकाबला ही नहीं कोई कर सकता था, पाकिस्तान सबसे तेजी से तरक्की कर रहा था 60s में। हम तो मिसाल थे दुनिया की। और कहां सिंगापुर हमारे साथ, हमारे से नीचे शुरू हुआ। आज हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो पता नहीं $2000 होगा, सिंगापुर का $60,000 है। क्योंकि उनके स्टेट्समैन ली कुआन यू ने सबसे पहले जोर दिया कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए। और उसने, जब कानून की बालादस्ती होती है तो करप्शन खत्म होती है। करप्शन तब होती है जिस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं होती, जब कोई कानून से ऊपर नहीं होता, जब किसी को एनआरओ नहीं मिलता, जब लोगों को पता होता है कि आप जुर्म करेंगे, आप जितने भी ताकतवर आपको सजा मिलेगी। सिर्फ तब एक माशरे के अंदर इंसाफ होता है और वो माशरे में फिर खुशहाली आती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर गुर्बत थी, लेकिन उन्होंने पहले इंसाफ कायम किया, अदल और इंसाफ। फलाई रियासत बनाई और अदल और इंसाफ कायम किया। रहम दिल रियासत बनाई और अदल इंसाफ कायम किया। उसके बाद खुशहाली आई, पहले खुशहाली नहीं आई। हम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? मैं अभी आपके सामने मिसाल दे रहा हूं कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का जो सरबराह है उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। उसको ऐसे जो मेरे से, चीफ जस्टिस साहब, जो 6 महीने में मेरे से किया गया है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कोई मुल्क अपने दुश्मन से ना करे। मैं वो पाकिस्तानी हूं, इस मुल्क के सारे हाईएस्ट सिविल अवार्ड जीते मैंने। सब जानते हैं क्रिकेट की दुनिया में मैंने पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाई, कम नहीं की। ये शौकतखाना में मैं बैठा हूं, ये इंटरनेशनल राउंड हॉस्पिटल है, 75% कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज करता है, सबसे बड़ा खैराती इदारा है। दूसरा पेशावर में खुला है, तीसरा कराची में खोल रहे हैं जो इससे भी बड़ा होगा। 2 यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, अल कादर यूनिवर्सिटी जो कि 100% फ्री डिग्रीज दे रही है लीडरशिप के अंदर, सीरत नबी के अंदर, और दूसरी तरफ नमल यूनिवर्सिटी जिधर 90% स्टूडेंट्स को मुफ्त तालीम मिल रही है। और
85% जैसी डिग्री लेते हैं उनको नौकरियां मिल जाती हैं। 2 यूनिवर्सिटीज, 2 हॉस्पिटल, तीसरा हॉस्पिटल। ये दुनिया में कोई जानते हैं किसी पॉलिटिशियन ने एक भी बनाया हो? कोई इस मुल्क की तारीख में किसी ने कुछ किया हो? और फिर एक पार्टी बनाई जो कि सबसे बड़ी आज पार्टी है पाकिस्तान, 12 सीटें जीता हूं। अगर मेरे से ये हो रहा है, मेरे घर के ऊपर मेरे नौकरों को पैसे दिए गए मेरे खिलाफ जासूसी करने के लिए, डिवाइस रखने के लिए, घर के नौकरों को मेरी फोन कॉल्स, जो मेरी प्राइम मिनिस्टर की फोन कॉल्स थी उनकी रिकॉर्डेड करके रिलीज की गई रिकॉर्डिंग्स, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन है। लोगों को, जो हमारे डोनर्स थे उनको डराया धमकाया गया। हर हरबा जो इस्तेमाल हो सकता है कि एक दुश्मन के खिलाफ, वो मेरे खिलाफ। यानी ये मैसेज पहुंचवाता है ये जो इलेक्शन कमीशन है, जी मैं नहीं कर रहा, पीछे से मुझे हुक्म है। FIA वाले जो पे हम नहीं कर रहे जी, हमें पीछे से हुक्म है। वो 25 मई में वो जो पुलिस वालों ने जुल्म किया था हमारे, हम क्या करें जी, हमें पीछे से हुक्म है। यानी ये एक पाकिस्तान की जमहूरी पार्टी से मजाक हो रहा है, जुल्म हो रहा है। ये कौम को तबाह कर रहे हैं, कौमें तबाह होती हैं ऐसे। ईस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ था? सबसे बड़ी जो जमात इलेक्शन जीती, उसी के खिलाफ मिलिट्री एक्शन कर दिया। उनको जो राइट था उनका वो नहीं दिया। मैं 18 साल की उम्र में अंडर 19 मैच खेलने गया उधर, मार्च 1971। यहां प्रेस सेंसरशिप थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि कितनी नफरत है वहां। क्यों नफरत थी वहां? क्योंकि हम उनको राइट नहीं दे रहे थे। वो इलेक्शन जीत गए हैं, उनका प्राइम मिनिस्टर है। यहां फैसला हुआ जी नहीं, हमने उनको नहीं बनने देना, और हमने उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन कर मुल्क तोड़ दिया। उसी इस पाकिस्तान में मैं अपने पाकिस्तानियों आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ हुई इसकी, कि 18 साल के बाद, ये 71 था, 18 साल के बाद मैं पाकिस्तान टीम कैप्टन एक बांग्लादेश एक एग्जीबिशन मैच खेलने गया हिंदुस्तान के खिलाफ। दो एग्जीबिशन मैचेस थे। वो 2 मैचेस हम जीत गए, वो 2 मैच सीरीज जीत गए। मेरे पाकिस्तानियों, वहां जिधर नफरत थी पाकिस्तान से 1971 में, क्योंकि हम उनको राइट नहीं दे रहे थे, इंसाफ नहीं कर रहे थे, 50,000 लोगों का स्टेडियम एक ही नारा मार रहा था, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। होटल से, जिधर हमारा होटल था और जिधर स्टेडियम था, स्टेडियम से होटल तक लोग सड़कों पे लाइनों पे खड़े हुए थे, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो तब मुझे पता चला ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि हमने कितना जुल्म किया उन लोगों के साथ जो हमें छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन हमने उनसे इंसाफ नहीं किया। अब वही करने जा रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी को दीवार के साथ लगा रहे हैं और उसके लीडर को कत्ल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चोरों का टोला ऊपर जो बैठा दिया है, हम भेड़ बकरियां मान नहीं रहे इनको, इसलिए कत्ल करो इसको, जो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, ताकि अगर इमरान चला जाएगा तो पार्टी तितर बितर हो जाएगी। जो पार्टी फेडरेशन को इकट्ठा रख सकती है वो तो सिर्फ तहरीक इंसाफ है। मिलिट्री, अगर मिलिट्री अब मुल्क को इकट्ठा रख सके तो ईस्ट पाकिस्तान ना टूटता। पॉलिटिकल पार्टीज मुल्क को इकट्ठा रखती हैं, मिलिट्री मदद करती है। ये उल्टा जा रहा है। ये फिर कोई तारीख ने, हमने कुछ नहीं सीखा। क्या होगा? मुझे पता था, जिस दिन मैं निकल रहा था मुझे पता था कि या आज या कल इन्होंने मेरे पर कोई वारदात करी है, क्योंकि मुझे पूरी मैसेज आई कि जनाब ये इन्होंने, अब मुझे कहा कैंसिल कर दे, अब ना जाएं, इन्होंने मार देना आपको। पहले तो मैंने सोचा कि क्या ये वाकई करेंगे, क्या ये वाकई ये कर लेंगे कि ये एक मुल्क की, एक कौम को नुकसान पहुंचाएंगे अपने छोटे छोटे मफादात के लिए, वो अपने पैसे बचाने के लिए, क्योंकि उनको सारा डर ये है कि अब ये जो चोरी का पैसा है, ये जो NRO है हमने जो ले लिया है, अब कहीं इमरान खान आके इसको रिवर्स ना कर दे बस, तो उन्होंने तो कत्ल और जाना सलाम, इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन ये जो फौज का जनरल, ये इनके साथ मिलके, और ये जो हमारे से हुआ है 6 महीने, मैं अपनी कौम से सवाल पूछता हूं कि क्या
अब हमारा अब ये सवाल है, हमने अपने आप से पूछना है, क्या हमने ऐसे ही रहना है या हमने अपनी तकदीर बदल के आजाद होना है? आजादी के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मुझे पता था कि इन्होंने वारदात करनी है, मुझे पता था एक या उस दिन होनी थी या अगले दिन होनी थी, लेकिन मेरा ये ईमान है कि अगर आप इन चोरों की गुलामी के नीचे रहना, इससे बेहतर है जिंदा ना रहो। मैं ये तय करके आया और मैं जैसे ही ठीक होऊंगा मैं फिर निकलूंगा सड़कों पे, फिर मैं कॉल दूंगा, फिर इस्लामाबाद की मैं कॉल दूंगा, इसलिए कि इस कौम के ऊपर अगर इन चोरों ने और इन जालिमों ने हुक्मरानी करनी है और अगर हम बाहसियत कौम इसको एक्सेप्ट कर गए, तो इसलिए पाकिस्तान नहीं बना था। ये बड़ी ख्वाब थी, इसलिए लाखों लोग मरे नहीं थे, शहादतें नहीं हुई थी। मैं लाहौर में बड़ा हुआ हूं, एक घर नहीं था जो ईस्ट पंजाब से है जिधर लोगों की कुर्बानियां, औरतें बच्चे जिस तरह कत्लेआम हुई थी। ये बड़ी कुर्बानी के बाद मुल्क बना था। कायद आजम जब पाकिस्तान लैंड किया, उन्होंने 3 हफ्ते पहले, उन्हें पता था उन्होंने जिंदा नहीं रहना। किसी को नहीं बताया कि कहीं अगर दुश्मनों को पता चल गया तो वो उन्हें पता कि अगर कायद आजम फौत हो गए तो ये मुल्क नहीं बनेगा। किसी को पता नहीं चलने दिया। और 3 हफ्ते पहले लैंड करते हैं कराची, तो एडमिरल जो उनका असिस्टेंट था उसे कहते हैं, मैं नहीं समझता था कि मेरी जिंदगी में पाकिस्तान बनेगा। इसलिए नहीं बना पाकिस्तान कि चोरों की हम गुलामी करें, ये जालिमों की जो लोगों पे तशद्दुद करते हैं। आपको पता है आजम स्वाति को जब उसके ऊपर तशद्दुद कर रहे थे, उसे क्या कह रहे थे कि ये इमरान खान को बताओ कि उसको हम इस तरह नंगा करके मारेंगे। ये हमारे लोग हैं, ये इस मुल्क की सिक्योरिटी के लिए हैं, और ये उसको कह रहे हैं उसको कि इमरान खान को पैगाम दो कि उसको इस तरह हम नंगा करके मारेंगे। पिंडी का वो मिस्टर वाई जो मुल्तान का है, मिस्टर वाई बैठा हुआ है, वो हमारे एमपीज को बुला के कह रहा है कि देखो ये पीटीआई की कोई फ्यूचर नहीं है और इमरान खान को तो हमने वो करना है जो आजम स्वाति से किया। यानी ये हमारे लोग हैं। जनरल बाजवा जागे, ये मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। ये अगर आपने इनके ऊपर काली भेड़ों पे एक्शन ना लिया, ये नफरतें बढ़ती जाएंगी, ये कौम टूटने की तरफ जाएगी। इमरान खान को जब अल्लाह ने लेके जाना है, मैं तो तैयार हूं उसके लिए। मुल्क का सोचें, अपनी जात से निकल जाएं बाहर कि जी छोटे छोटे मफादात के लिए, अपनी जात के लिए, ये चोरों ने तो अपने पैसे के लिए, हम अपने मुल्क को कुर्बान कर रहे हैं। जो लोग सड़कों पे हैं, इनकी शक्लें देखें, इनकी आंखें देखें, आपको नजर आएगा कि ये तलाश में है कि वो पाकिस्तान जिधर ये आजादी से रहे, जिधर कोई किसी को इजाजत ना हो कि कमजोर के ऊपर कोई जुल्म करे। थाने कचहरी के अंदर बेचारा गरीब आदमी ठोकरें खाता फिरता है, उसको इंसाफ नहीं मिलता, उसकी जमीनों पे कब्जे हो जाते हैं। और ये बड़े बड़े डाकू हर बारी आके अपनी सारी चोरी माफ करवा लेते हैं। 1100 अरब रुपए की ये चोरी माफ करवा रहे हैं अपने, 1100 अरब रुपए का एनआरओ ले रहे हैं, मुल्क को तबाही के अंदर डाल के, माइशत तबाह करके, महंगाई में लोगों को फंसा के, और सिर्फ अपने पैसे बचाने के लिए एनआरओ ले रहे हैं। और इनको कोई फिक्र ही नहीं है, मुल्क को जो मर्जी हो, इनके तो पैसे बाहर पड़े हुए हैं। इनके लिए हमें हमारे ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, जिसका जीना मरना पाकिस्तान में। जिनके पैसे ही बाहर पड़े हुए हैं, जो ईदें बाहर हैं, जो इनकी शॉपिंग बाहर है, बच्चे बाहर हैं, जिन्होंने जायदादें बाहर बनाई हुई हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर की प्रॉपर्टी है, उनके लिए हमें कुर्बान कर रहे हैं। और गद्दार फिर कौन रहा? कौन है पाकिस्तान का गद्दार? मेरे ऊपर गद्दारी का पर्चा कर दिया, शहबाज गिल के ऊपर कस्टोडियल टॉर्चर हुई, ये दुनिया में बैंड है। उसके ऊपर मैंने आवाज उठाई और मैंने कहा कि जिसने
रिमांड में भेजा उस आदमी को जिसके ऊपर कस्टोडियल टॉर्चर हो, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे, मेरे पे दहशतगर्दी का पर्चा लगा दिया। तो ये पाकिस्तान किधर जा रहा है? हम वो खुद भूले ना, जो कौम अपने नजरिए से हटती है वो मर जाती है। हमारा तो नजरिया था, हमारा नजरिया है इस्लामी फलाई रियासत, जो मदीना की रियासत के ऊपर बेस करनी थी। इलामा इकबाल की शायरी तो पढ़ने सारी, वो सारा वक्त जगाता रहा इलामा इकबाल, गुलाम मुसलमानों को जगाने की कोशिश कर रहा था कि गुलामों की कोई जिंदगी नहीं है, परवाज सिर्फ शाहीन आजाद की है। और आजादी तब आती है जब इंसाफ मिलता है। इंसाफ जब तक नहीं मिलता वो कौम आजाद नहीं होती। या इंसाफ ही नहीं है चीफ जस्टिस साहब। यहां मैं आपको गारंटी करता हूं कि जब तक ये रिजाइन नहीं होंगे तफ्तीश ही नहीं हो सकती। तीनों तो वो मुलव्वस है जिनके नीचे तफ्तीश है। तो चीफ जस्टिस साहब इस मुल्क को बचाएं। आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह जितना बड़ा हमें मुकाम देता है उतनी बड़ी हमें जिम्मेदारी डालता है। आखिरत में हमारी जजमेंट होगी कि हम जो अल्लाह ने हमें नेमतें बख्शी हैं उनको हमने कैसे इस्तेमाल किया है, अपनी जिम्मेदारी इंसानियत के लिए पूरी की या नहीं की। अल्लाह आपसे पूछेगा कि ये जो आजम स्वाति जो उसे हुआ है कि कोई सो मोटो एक्शन नहीं लेना था, क्या ये जो शहबाज गिल से हुआ है कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं है, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है इस मुल्क में, वो तो आपने इंप्लीमेंट करना है। अगर ताकतवर के लिए एक कानून है, कमजोर के लिए दूसरा है, मुल्क की तो फ्यूचर ही कोई नहीं है। क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले तकरीबन उन्होंने कह दिया था कि वो कौमें जो कमजोरों को, चोरों को जेलों में डालती हैं और ताकतवर डाकुओं को पकड़ती नहीं है, वो तबाह हो जाती हैं। आज सारी जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वो क्यों गरीब है? क्योंकि वहां ताकतवर कानून के ऊपर है। और अगर सिंगापुर ऊपर गया था तो उनके स्टेट्समैन ने ताकतवर को कानून के नीचे ले, उसकी स्टोरी पढ़ लें कि कैसे उसने सिंगापुर को उठाया था। पहले इंसाफ लेके आया, इंसाफ से करप्शन खत्म हुई और उसके बाद खुशहाली आ गई। शेर शाह सूरी सबसे बड़ा माना जाता है कि ये जो बादशाह थे हिंदुस्तान के सबसे बड़ा। क्या किया शेर शाह सूरी? किधर से शुरू हुआ? जो उसको जागीर मिली बिहार में, उसने क्या किया? उसने रूल ऑफ लॉ कायम कर दिया। उसने सारे बड़े बड़े डाकुओं को खत्म कर दिया। उसने वहां इंसाफ कर दिया। सारे ताजिर इर्द गिर्द की जागीरों से छोड़ के तो शेर शाह सूरी की जागीर में आ गए। वहां खुशहाली आ गई क्योंकि वहां इंसाफ था। उधर से वो खड़ा हुआ और उधर से उसने जब हिंदुस्तान की संभाली जब हुकूमत, तो उधर उसने इंसाफ कायम किया। इसलिए आज उसने लोगों के जब इंसाफ आया खुशहाली आ गई। यहां हम रींगते रहेंगे अमेरिकनों के, कभी इधर हाथ जोड़ रहे हैं कि जी हमें इधर से पैसा मिल जाए, कभी वो चीनियों के पास जा रहे हैं पैसा मिल जाए, और कभी हम मांगना तो नहीं चाहते लेकिन हम मजबूर हैं, हम बड़े मजबूर हैं। तो 30 साल तो आप दोनों फैमिलीज हुकूमत करती रही हैं, तो किसने मजबूर किया इतना? कौन है इस मुल्क को? या जब से ये दो खानदान आए हैं हिंदुस्तान भी आगे निकल गया, बांग्लादेश हमारे से आगे निकल गया। जब बांग्लादेश बना था तो लोगों ने यहां कहा जी बोझ है हमारे ऊपर बांग्लादेश, वह गुर्बत बहुत ज्यादा है, वो आगे निकल गया हमारे से। जब से ये दो खानदान आए हैं तो कहता जी हम मजबूर हैं, हम तो मांगने नहीं आए लेकिन हम मजबूर हैं। आखिर में मैं अपने सारे पाकिस्तानियों को जो पैगाम देना वो ये है कि देखें, आपने सब ने, मैंने फैसला किया फिर से कि जैसे ही मैं यहां से ठीक होऊंगा मैं सीधा सड़क पे, और मैंने इस्लामाबाद की कॉल दे दी। आप सबसे मैं सिर्फ ये कहता हूं कि अपने बच्चों, अपने मुस्तकबिल के लिए आपने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना अपनी आजादी के लिए। गुलाम कौम दुनिया में उसकी इज्जत नहीं होती। हरे पासपोर्ट पूछे हमारे पाकिस्तानियों से क्या होता रहा, दुनिया इज्जत नहीं करती और वो कौम ऊपर ही नहीं जा सकती। अगर हमने ये गुलामी करके ऊपर जाना था तो हम कब
40 साल से तो मैं जानता हूं गुलामी कर रहे हैं। वो एक कोई अमेरिकन आता है उसके पैर में गिर जाते हैं, कोई गोरा रंग देखते हैं उसके जूते पॉलिश करने शुरू कर देते। वो जब साजिश हो रही थी तो मुझे याद है कि अमेरिकन वो औरत कोई अमेरिकन एम्बेसी से मरियम नवाज को मिलने गई, वो घर से बाहर गई उसको रिसीव करने के लिए। उसे ऐसे मिले जैसे कोई बरतानिया की पता नहीं कोई मलका आ गई। उसके सामने सिर्फ लेट ही नहीं गई कि मेरे ऊपर से चल के जाओ, जाके उसके जूते ना गंदे हो जाए। ये अपने आप को हम जलील करते हैं सारी जगह दुनिया के अंदर, क्योंकि हम बेकारियों की तरह फिरते हैं, कौमी गैरत खो बैठे। और क्यों नहीं हम आगे बढ़ सकते? क्योंकि इंसाफ नहीं है। इंसाफ नहीं है, खुशहाली नहीं है, इंसाफ नहीं है, आज़ादी नहीं है। तो मेरे पाकिस्तानियों, आपने सब ने जब तक ये 3 लोग रिजाइन नहीं करते, आपने प्रोटेस्ट करना है। आपने सड़कों पे प्रोटेस्ट करना, आपको आपका आइन राइट देता है। जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा होना आपका दीन आपको हुक्म करता है। जहाद करना है। जहाद क्या है? जुल्म के सामने खड़े होना, नाइंसाफी का मुकाबला करना, अपनी आजादी के लिए खड़े होना। ये आपका फर्ज है। और अल्लाह ने क्यों किया हुआ है? क्योंकि अल्लाह को पता है कि गुलाम की कोई परवाज नहीं है। तो इंसाफ आपको आजाद करता है और आजाद की परवाज है। तो इसलिए आपने सबने निकलना है, आपने पूरी तरह इस प्रोटेस्ट के अंदर हिस्सा लेना है और इन तीनों की रेजिग्नेशन मांगनी है। क्योंकि जब तक ये 3 रिजाइन नहीं करते, ये जो केस है ये आगे नहीं बढ़ेगा, इसकी तफ्तीश नहीं होगी। क्योंकि कंट्रोल करते हैं सब कुछ है, FIA सारी एजेंसीज इनके कंट्रोल के नीचे, तो कैसे इंसाफ मिलेगा? जनरल बाजवा को भी कहना, मैं आपको आज कह रहा हूं कि ये फैसल मेजर जनरल फैसल कर रहा है, ये इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहा है। फौज इस मुल्क की जरूरत है। हम जो मेरी तरह के लोग आजाद सोच ही नहीं सकते जिंदगी आजादी के अलावा, वो चाहते हैं कि हमारी फौज मजबूत हो, क्योंकि मजबूत फौज ही हमें आजाद रखेगी। ये कमजोर कर रहा है फौज को। इन हरबों से हमारी फौज कमजोर हो रही है। हम जब तनकीद करते हैं तामीरी है, ये अपनी फौज को कमजोर करने के लिए नहीं हम कर रहे। हम आपको आज कह रहे हैं, सारी कौम आपको कह रही है कि ये चोरों के साथ हमने नहीं चलना। कौम आपको बार बार कह रही है। ना ये करें कि हमें इन डंडे मार मार के ये फैसला कि जी नहीं आपने भेड़ बकरियों की तरह इनके साथ चलना है, नहीं चलना इन्होंने, और इंतशार की तरफ जा रहा है कौम। सो मेहरबानी करें, इसको रिजाइन करवाएं, इसके ऊपर पूरी तफ्तीश करें किसने किस किस्म का जुल्म किया। आजम स्वाति के ऊपर जो हुआ है, जो शबाज गिल के ऊपर हुआ है, जो जमीर फारूकी के ऊपर हुआ है, नंगा करके कौन सी कौम इजाजत देती? कभी सुना है अमेरिका के अंदर, अमेरिका के अंदर, यूरोप में किसी आजाद कौम में सुना है कि इस तरह आजादी राय के ऊपर किसी को नंगा करके मारें और फिर धमकियां दें आगे से कि ये बता दो कि इमरान खान से भी यही होगा? यानी ये हमारी एज है, इनका ये काम है कि मुल्क को ही कमजोर करो। तो प्रोटेस्ट होगा जब तक ये 3 रिजाइन नहीं करेंगे। जैसे मैं ठीक होऊंगा, मैं सड़क पे फिर आ रहा हूं और मैं इस्लामाबाद कॉल दूंगा, आप तैयार रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने मुझे बड़ा बचाया है, मुझे एक नई जिंदगी दी है और मेरे में अज़म दे दिया है कि मैं अपनी कौम की आजादी के लिए पूरी तरह लड़ूं। पाकिस्तान जिंदाबाद।